नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चौक पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत की नदियाँ जो अपवाह के रूप में दो भागों में विभक्त हुआ था, एक हिमालय नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियों को भी मैंने तीन भागों में बांटा था, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पिछली वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र कर लिया था, आज हम शुरू करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी जिसे हमारे भारत देश में एक देवी यानी गंगा माँ का उपाधि दिया गया है और इनका पूजा भी होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। देखिए, गंगा की उत्पत्ति हमारे भारत देश के उत्तराखंड राज्य से होती है और पश्चिम बंगाल के बाद जाके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसलिए गंगा नदी एक भारत और एक बांग्लादेश दो देशों से होकर बहती है। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड जहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में, बिहार और झारखंड की थोड़ा सा भाग को टच करते हुए यह पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने सुना होगा कि जैसे गंगा नदी का जल कितना भी दिन रख दो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसमें कीड़ा नहीं लगने का कारण क्या है, आपको पता है? देखिए, गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस होता है। कौन सी वायरस होता है? बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस होता है जो इसके पानी में उत्पन्न बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जिससे यह पानी स्वतः स्वच्छ हो जाता है। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है। इसमें जब भी कोई दूसरा बैक्टीरिया पैदा होता है तो यह वायरस उसको मार देता है, जिससे जल स्वतः स्वच्छ हो जाता है। इसलिए गंगा नदी को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 2008 में। और इसी समय गंगा डॉल्फिन, एक डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया और 2008 में ही भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया। देखिए, यह चित्र में दिखाई दे रहा, यह है गंगा डॉल्फिन जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है, भारत के किस स्थान से उत्पत्ति होती है। आइए इसको हम इस मैप के तरफ देखते हैं। देखिए, एक सतोपथ हिमानी है। सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा ये नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है और इसी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ। कौन सी मंदिर? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी तट पे है? अलकनंदा नदी तट पे स्थित है। और एक है गंगोत्री हिमानी। कौन सी हिमानी? गंगोत्री हिमानी। देख रहे हैं यहाँ पे। और गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी। ये जो गंगोत्री हिमानी है यह उत्तर काशी में है। कहाँ पे? उत्तर काशी जिले के गोमुख के पास। अगर कोई पूछे कि गंगोत्री हिमानी जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है वह उत्तर काशी जिले में
गोमुख के पास गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और यह दोनों नदियाँ, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये दोनों नदियाँ, एक गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी और एक सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी, दोनों आके यह देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग। और ये दोनों के संगम जब होता है उस समय इस नदी का नाम गंगा नदी दिया जाता है। जब गंगोत्री हिमानी से निकलती हुई नदी भागीरथी और सतोपथ हिमानी से निकली हुई नदी अलकनंदा दोनों आकर उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहाँ पे दोनों नदी आपस में मिल जाती है और इस दोनों नदियों के संयुक्त जलधारा को वहाँ पे गंगा नदी नाम दिया जाता है। अब जैसे आपने अभी एक नाम सुना देवप्रयाग, तो प्रयाग मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रयाग का मतलब ही होता है नदियों का संगम। प्रयाग मतलब नदियों का संगम, नदियों का संगम। नदियों के संगम को हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो मुख्य नदी है अलकनंदा, इसके कुछ सहायक नदियाँ भी आपको दिख रहा है। तो चलिए इन सहायक नदियों के बारे में भी हम जानते हैं। अलकनंदा और इनकी सहायक नदियाँ जिस जगह पर मिलती है, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता भी है। इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। इसमें मुख्य नदी होगा अलकनंदा। कौन सी नदी होगी? मुख्य नदी अलकनंदा। देखिए ये जो हो गया अलकनंदा, एक प्रमुख नदी जो सतोपथ हिमानी से निकल रही है, और इसके इस साइड में 3 सहायक नदी है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, और इधर एक नदी है मंदाकिनी। तो अगर जब भी पूछे तो इसमें मुख्य नदी अलकनंदा रहेगा और उसके साथ कुछ नदियां आके जुड़ेगी। तो जैसे आपने कई बार टीवी सीरियलों में या धर्मशास्त्रों में सुना होगा कि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों के धूल से हुआ है। तो ये जो है धौली गंगा, जिसको हम चरणों के धूल से रिलेट करेंगे, देखिए हमको बस याद करना है। और याद कैसे होगा? पिक्चराइज फॉर्म याद करेंगे, नहीं तो किसी स्टोरी से रिलेट कर देंगे, तभी कोई चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसको एक स्टोरी से रिलेट करते हैं। ये जो धौली गंगा है, इसको हम धूल से रिलेट करेंगे। और ये धूल किनके चरणों के धूल से निकला? गंगा, भगवान विष्णु के। तो यह जो विष्णु प्रयाग है, प्रयाग मतलब 2 नदियों का संगम, तो विष्णु प्रयाग एक जगह है। इस जगह पे मुख्य नदी तो अलकनंदा है और इसकी एक सहायक नदी धौली गंगा है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर अलकनंदा से मिल जाती है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग, मुख्य नदी अलकनंदा और धौली गंगा। तो गंगा भगवान विष्णु के चरणों के धूल से, तो धूल से धौली गंगा हो गया, और विष्णु हो गया, विष्णु प्रयाग जगह हो गया, और मुख्य नदी अलकनंदा तो है ही। तो विष्णु प्रयाग में कौन 2 नदियाँ के मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा। अब आगे देखते हैं नंदाकिनी के बारे में। नंदाकिनी नदी का नाम है नंदाकिनी, और ये जगह जहाँ के अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। देखिए नंद प्रयाग में मुख्य नदी अलकनंदा जैसे मैंने बताया, और नदी कौन सी है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग रिलेट है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंदाकिनी अलकनंदा से नंद प्रयाग में आकर मिलती है। अब आते हैं एक कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, इसमें भी मुख्य नदी अलकनंदा और एक पिंडार नदी आकर मिलती है। एक कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। तो इसको थोड़ा सा याद करेंगे हम। विष्णु प्रयाग चरणों के धूल से, तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग जगह। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। अब एक नदी बच गई मंदाकिनी। मंदाकिनी को हम बताते हैं।
जैसा कि अपने ग्रंथों में या सीरियलों में देखा है कि गंगा चरणों से, विष्णु जी के चरणों के धूल से उत्पत्ति हुई, और यह जब पृथ्वी पे आ रही थी इसका वेग काफ़ी तेज था। इस वेग को रोकने के लिए देवताओं ने महादेव से अनुरोध किया कि इसकी गति को रोका जाए, नहीं तो यह पृथ्वी को दो भागों में बांट देगी। देखिए, ये ज्योग्राफी से सही नहीं है, लेकिन एक स्टोरी फॉर्म बना रहा हूँ जिससे आपको याद होगा। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, गंगा नदी की धारा को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं, और जटाओं में जब रोकते हैं तो उसकी धारा मंद हो जाती है, और जब मंद हो जाती है तब उसको पृथ्वी पर भेजते हैं। तो मंदाकिनी से याद करेंगे, मंदाकिनी नदी जो है यानी मंद हो गई, और किसने इसको अपने जटाओं में रख के मंद किया, भगवान शिव। और शिव का दूसरा रूप जिसे दूसरा नाम कहते हैं रुद्र। तो जब भी मंदाकिनी नदी होगी, मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में, तो भगवान शिव को ही रुद्र कहते हैं, और भगवान शिव ने ही गंगा की धारा को अपने जटाओं में मंद किया था। तो मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मुख्य नदी अलकनंदा और ये मंदाकिनी, दोनों के मिलन से रुद्रप्रयाग में ये नदी मिलती है। एक और चीज़ कई बार प्रश्नों में पूछा है, केदारनाथ मंदिर जो है किस नदी के इस तट पे स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर भी भगवान शिव जी का है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो हमने अभी तक देखा अलकनंदा की सहायक नदियाँ, जिसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और एक मंदाकिनी, 4 नदियाँ। इसके आगे जिसको मैंने पहले ही बताया था, गंगोत्री हिमानी से जो भागीरथी नदी निकलती है और ये सतोपद से अलकनंदा आके मिलती है जिस जगह पे, उस जगह पे इन दोनों के संयुक्त जलधारा को गंगा नाम दिया जाता है, और यह जगह देवप्रयाग कहा जाता है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे भारत में उत्तराखंड देवताओं का स्थान है। तो उत्तराखंड में ही दोनों नदियाँ आके एक स्थान पर मिलती है, वह स्थान देवप्रयाग स्थान है, और वहाँ पे इस दोनों नदी के संयुक्त जलधारा को गंगा नदी नाम दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है, ये जो भागीरथी नदी है, यहाँ भी, इसमें भी एक सहायक नदी है। भागीरथी में एक सहायक नदी है जिस नदी को हम नाम दिए हैं भील गंगा। भील गंगा ये जो भागीरथी नदी के सहायक नदी है, और जहाँ पे यह भील गंगा नदी और भागीरथी दोनों आपस में मिलती है, वहाँ पे एक टिहरी बांध बनाया गया था। क्या बनाया गया था? टिहरी बांध। कई बार एग्जाम में पूछा है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे बनाया गया है। तो एक आपका भील नदी हो जाएगा और एक भागीरथी नदी हो जाएगा। वैसे इसको हम पीडीएफ में लिख भी दिए हैं कि भागीरथी की सहायक नदी भील गंगा है, इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। देखिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम चौक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर पे है, इस पे व्हाट्सएप है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस ग्रुप में जाकर मैसेज करेंगे, उनको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए देखिए इस चित्र को, यह गंगा की सभी सहायक नदियों का मैप है। तो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया था, देवप्रयाग तक, जहाँ गंगोत्री हिमानी से भागीरथी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में मिलती है, और यहाँ से इस संयुक्त जलधारा को गंगा नदी नाम दिया गया है। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि अभी तक तो ये जो नदियाँ हैं वो पर्वतों और उसके पठारों के ढालों पे बहती हुई आ रही है। पहली बार गंगा मैदानी भाग में उत्तराखंड के हरिद्वार जगह पे प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा है कि गंगा नदी किस जगह पर मैदानी भागों में दिखाई देती है या प्रवेश करती है, तो वह जगह होगा हरिद्वार।
इस चित्र को देख के आपको घबराना नहीं है, हम एक एक करके सभी नदियों को समझेंगे और क्रम से क्रम याद करते जाएंगे। इस वीडियो को 1 या 2 बार आप आराम से देखिए, खुद याद हो जाएगा, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यह जो लाइन है यह डिनोट कर रहा है कि अभी तक हम उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में सभी बातें कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे हरिद्वार देखा, जहाँ पे गंगा पहली बार मैदानी भागों में दिखाई देती है, जो हरिद्वार के गंगा आरती प्रसिद्ध है, जैसे आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। अब आते हैं, गंगा नदी अब यहाँ से इंटर कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए गंगा जो बह रही है इस डायरेक्शन में बह रही है, ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में बह रही है गंगा, इस डायरेक्शन में बह रही है। तो ये जो ऊपर वाला भाग हो जाएगा यह हो जाएगा बायां भाग। कौन सा भाग? बायां। और जो नीचे वाली भाग है यह हो जाएगा दायां या दाहिना। ठीक है, अब एक चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ इसको आप लोग देखिएगा, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन सी नदी गंगा की बाएं तरफ की नदी है जो आके मिलती है, या कौन सी नदी है जो गंगा के दाहिने ओर से आके मिलती है। तो यह क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया है कि गंगा नदी अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे खड़े, आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो इस साइड में आपका बायां हाथ होगा और इस साइड में आपका दाहिना हाथ होगा। तो इस साइड की जितनी भी नदी आके मिलेगी यह बाएं साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ होगी, और इस साइड से जितनी भी नदी आकर मिलेगी यह सब दाहिने साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ होगी। एक और चीज़ क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे आपने तो बहुत सारी सहायक नदियाँ देखा है, ठीक है, लेकिन ये सभी नदियाँ अभी तक गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये सब तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा इसका नाम कब पड़ा? जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिल गई, तब इस दोनों नदियों के संयुक्त जलधारा का नाम क्या पड़ा? गंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा की पहली सहायक नदी, तो देखिए इस चित्र में आके देखिए, सबसे पहले गंगा में कौन सी नदियाँ का मिल रही है? रामगंगा। यहाँ पे यूके इसलिए लिखा गया है कि रामगंगा की उत्पत्ति तो उत्तराखंड में होती है, लेकिन यह आके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे? कन्नौज में। रामगंगा नदी भले ही उत्तराखंड से उत्पत्ति होती है इस नदी की, लेकिन आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जगह के पास गंगा नदी में मिलती है, और यह गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा। देखिए गंगा यहाँ से बहती आ रही है, इसके पहले तो कोई नदी इससे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट पहली बार कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये रामगंगा मिल रही है, इसलिए गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा कहलाती है। और यह रामगंगा गंगा नदी के बाएं भाग की सहायक नदी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, दाहिना भाग और बायां भाग। जो रामगंगा है इस साइड से आकर मिल रही है, तो यह गंगा की बाएं भाग की सहायक नदी हो गई। इसके बाद आगे आके देखते हैं प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज यह भी जगह उत्तर प्रदेश में है, और इस जगह पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना भी कहाँ निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और यह बहते हुए आकर यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जगह पर गंगा नदी से आकर मिलती है। और देखिए ऐसे आपको मैप में भी दिख रहा होगा, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर यह प्रश्न पूछे कि गंगा में दाहिने भाग से आकर मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन है, तो हम क्या लिखेंगे? यमुना। इस यमुना नदी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं कालिंदी नदी। कौन सी नदी? कालिंदी नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी। देखिए जामुन जो आप लोग खाते हैं, फल है, उसका कलर भी कुछ काला होता है, और इस नदी का नाम भी यमुना है। तो थोड़ा जामुन से रिलेट कर लेंगे।
यमुना जामुन और इसका कलर काला। इस तरह से हम याद कर लेंगे। कालिंदी नदी जमुना नदी का उपनाम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे गंगा की पहली सहायक नदी या गंगा की बाएं तरफ से आकर मिलने वाली पहली सहायक नदी, हम गंगा लिखेंगे। और अगर यह पूछे कि गंगा में दाहिने तरफ से आकर मिलने वाली पहली सहायक नदी तो कौन सी है? यमुना नदी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जगह पे आके मिलती है। इसी के साथ हम जमुना की ये 3 सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। पहली सहायक नदी है चंबल, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। दूसरी बेतवा, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। भी मध्य प्रदेश जगह है लेकिन यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो बस से बेतवा, बस से विंध्याचल। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह जमुना नदी में मिलती है। और एक है केन। केन जो है कैमूर पहाड़ी, ये भी मध्य प्रदेश, तीनों मध्य प्रदेश में ही है लेकिन पहाड़ियाँ अलग अलग है। इन तीनों के उद्गम स्थान अलग अलग है। तो केन कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यह जमुना की सहायक नदी है। यह जो चंबल नदी है, इस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल की प्रजातियां पाई जाती है। चंबल नदी में सबसे अधिक घड़ियाल की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, चंबल नदी यह जमुना की सहायक नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा घड़ियालों की प्रजातियां पाई जाती है। ये रहा घड़ियाल, आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो जो घड़ियालों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है वह चंबल नदी में है और यह चंबल नदी जमुना नदी की सहायक नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो घड़ियाल की प्रजातियां पाई जाती है किस नदी में है, तो याद रखिएगा इसको चंबल नदी में। अब देखिए चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदियाँ जमुना की सहायक नदियाँ हैं। यानी अपनी तीनों नदियाँ जल लाकर जमुना नदी में देती है और यह जमुना गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये तीनों नदियाँ भी गंगा की सहायक नदियाँ होगी। चंबल, बेतवा, केन जमुना की सहायक नदियाँ हैं और जमुना गंगा की सहायक नदी है। इस तरह से तीनों नदियाँ भी गंगा की सहायक नदियाँ होगी। एक और चीज़, यमुनोत्री हिमानी जो जमुना नदी की उद्गम स्थल है, यह उत्तराखंड के कहाँ पे है? बंदरपुछ में है। कहाँ पे है? बंदरपुछ। कई बार प्रश्न पूछता है जो यमुनोत्री हिमानी से जमुना नदी निकलती है वो किस जगह से निकलती है, उस समय बताएंगे। बंदरपुछ नामक स्थान से जमुना नदी निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा नदी से संगम बनाती है। चलिए अब आप आगे देखिए, प्रयागराज तक तो हो गया। इसके आगे देखते हैं एक गोमती नदी। गोमती नदी गंगा में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जगह पे आकर मिलती है। तो देखिए ग से गोमती, ग से गाजीपुर, ये तो ठीक है कि गोमती नदी गंगा में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थान पे आकर मिलती है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न यह बनता है कि ये जो गोमती नदी है, अभी तक आपने जो भी नदियाँ देखा वो किसी न किसी पहाड़ पठार से निकलती हुई दिखा, लेकिन यह जो गोमती नदी है वह समतल यानी मैदानी भाग से निकलती है। यह किसी पहाड़ पठार से उत्पत्ति इसकी नहीं होती है। तो कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जगह है और पीलीभीत में फुलहर झील है। कौन सी झील? फुलहर झील। तो गोमती नदी पीलीभीत जगह के फुलहर झील से निकलती है और यह गाजीपुर में आकर गंगा में अपना संगम करती है। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी, इसी के किनारे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। तो जो लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो अभी तक मैंने देख लिया, अभी रामगंगा, जमुना और गोमती। और ये रामगंगा कन्नौज से लेकर यहाँ से लेकर ये गाजीपुर तक, ये पूरा पार्ट उत्तर प्रदेश का था। ये पार्ट उत्तराखंड का था और यह उत्तर प्रदेश का था। तो यह जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है।
अगर प्रश्न पूछ दे परीक्षा में कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर बहती है, तो हम लिखेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा की सर्वाधिक लंबाई है। अगर पूछ दे गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1140 किलोमीटर। देखिए, तो आपने देखा गंगा की कुल लंबाई 25-25, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर है। इस तरह से गंगा की सर्वाधिक लंबाई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में दिखता है। उत्तर प्रदेश तक सीमा दिखा दी है। अब इसके माइंड में भारत का मैप हो तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार आ जाता है। तो गंगा नदी इसके बाद जब बिहार में बक्सर, यह जगह होगा बक्सर, बक्सर के चौसा नामक जगह पर बिहार में प्रवेश करती है। तो गाजीपुर के बाद गंगा बिहार के बक्सर के चौसा नामक जगह पर आकर बिहार में प्रवेश करती है। और यहाँ पे इसमें सबसे पहले छपरा के पास घाघरा नदी आकर मिलती है। देखिए, नेपाल से उत्पन्न दो काली और करनाली, दो नदी है। काली जिसे शारदा नदी और करनाली जिसे घाघरा नदी कहते हैं। ये नेपाल से उत्पत्ति होती है इस दोनों नदियों की, और दोनों नदी का संयुक्त धारा मुख्य रूप से आके घाघरा नदी हो जाती है। और यह घाघरा नदी छपरा में आके गंगा से मिलती है। तो अगर प्रश्न पूछे कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो बिहार में सबसे पहले आकर गंगा से मिलती है, तो वह होगा घाघरा नदी। और किस जगह पे? छपरा जगह पे। तो आपने यहाँ पे देखा काली और करनाली नदी। काली और करनाली नेपाल में दो नदियाँ, नेपाल से उत्पत्ति तो जाती है। और काली को भारत में शारदा, यानी बिहार में इसको शारदा, और करनाली को घाघरा। तो देखिए, काली मतलब काला, और कला की देवी माँ शारदे हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं काली को शारदा। किस नदी को भारत में शारदा नदी कहा जाता है? तो काली नदी। तो कैसे? काली मतलब कला, और कला के देवी माँ शारदा। ठीक है, यहाँ से याद कर लेंगे। और एक करनाली, इसे घाघरा। और जब दोनों संयुक्त रूप से एक जगह मिलती है, वहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है घाघरा नदी, और जो छपरा में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे एक नदी नीचे से आके मिल रही है पटना के पास, और यह नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह आके पटना में मिलती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ आके गंगा में मिलती है। तो देखिए, अगर इसको हम डायरेक्शन में बांट दें तो उत्तर हो जाएगा या दक्षिण हो जाएगा, या पूरब हो जाएगा या पश्चिम हो जाएगा। तो नीचे से जो नदी आके मिलेगी वो किस दिशा में जाकर मिलेगी? उत्तर में। उसमें ऑप्शन दिया रहता है सोन। तो हम कौन सा टिक करेंगे? सोन नदी। तो हमने देख लिया यहाँ पे सोन, जो अमरकंटक की पहाड़ी से उत्पत्ति होती है और यह पटना में आकर मिलती है। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेपाल से एक नदी गुजरती है गंडक। ये गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के पश्चिम चंपारण से होकर बिहार में प्रवेश करती है। यह सोनपुर नामक जगह पे आके मिलती है गंगा नदी से। सोनपुर जो मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, वह गंडक और गंगा की दोनों के संगम पर लगता है। तो अगर पूछे कि सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो एक हो जाएगा गंडक और दूसरा तो मुख्य नदी हमारी गंगा है ही। तो गंगा और गंडक दोनों के संगम पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। फिर इसके बाद देखेंगे कोसी नदी। कोसी जिसे बिहार का अभिशाप कहते हैं, और यह नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने में माहिर है। यह नदी बहुत मार्ग बदलती है और जिसके कारण बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण इस नदी का दिया जाता है। बिहार में कोसी नदी है जो बाढ़ का प्रमुख कारण है।
यह आकर कुर्सेला नामक जगह पे के गंगा मिलती है। तो कोसी और कुर्सेला दोनों का प्रोनाउंसिएशन क से है, तो इस तरह भी याद कर लेंगे, कोसी कुर्सेला नामक जगह पे आके गंगा से मिलती है। तो यहाँ तक जो कुर्सेला हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया, ये कुर्सेला, यहाँ तक बिहार की मैप, ये छपरा से लेकर कुर्सेला, यहाँ तक बिहार में गंगा नदी और उसके सहायक नदियाँ। अब इसके जस्ट बगल में आती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में एक नदी आकर मिलती है महानंदा। यह महानंदा गंगा की आखिरी सहायक नदी है। पहले मैंने देखा यहाँ पे रामगंगा जो गंगा की पहली सहायक नदी है, और यहाँ देखा मैंने महानंदा जो गंगा की आखिरी सहायक नदी है। तो ये महानंदा नदी है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, और इसको ऐसे देखिए, ये बिहार और पश्चिम बंगाल के पास एक बॉर्डर जैसा बनाती है, जहाँ पे फरक्का बैराज है। गंगा नदी की धारा दो भागों में फिर विभक्त हो जाती है। एक आपका पश्चिम बंगाल में चला जाता है जो हुगली नदी के नाम से होता है, और दूसरा बांग्लादेश में चला जाता है जिसे वहाँ पे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी, और एक धारा जो चली जाती है पश्चिम बंगाल, उससे वहाँ पे हुगली नदी कहते हैं। और ये हुगली नदी जो है, इसी नदी के तट पे कलकत्ता शहर बसा है। कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो हुगली नदी के तट पर बसा है। और इसी हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इस नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, उसी तरह इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और ये हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर बसा है। इस तरह से हमने गंगा की अवस्थिति भारत में देखा। अब इसके अगले पार्ट में आते हैं, जहाँ पे जो फरक्का बैराज के बाद गंगा की दो धारा विभक्त हो गई, एक हुगली हो गई जो पश्चिम बंगाल में चली गई, और एक बांग्लादेश में चली गई जिसे हम वहाँ पे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया। सबसे पहले आप इन नदियों का क्रम, नाम और डायरेक्शन और उद्गम स्थल, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक दो बार देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, हो जाएगा, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। अब इसके बाद एक जो धारा इसका चला गया बांग्लादेश में, जहाँ इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो देखिए गंगा नदी का एक पार्ट जो पश्चिम बंगाल चला गया, आपने देखा हुगली नदी के तट पे, और एक आ गया जो पद्मा नदी आ गया बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे वाली भाग में जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे मैप से, ब्रह्मपुत्र नदी भी बहते हुए पश्चिम बंगाल साइड से आके और बांग्लादेश से मिल जाती है। और वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना, यमुना नहीं, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियाँ आके मिल जाती है बांग्लादेश के चांदपुर शहर के पास। पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों का जो संगम बांग्लादेश में होता है, वह जगह है चांदपुर शहर। वहाँ पे इस दोनों नदियों के संगम के बाद जो संयुक्त जलधारा होता है, उस संयुक्त जलधारा का नाम वहाँ पे मेघना दिया जाता है। देखिए गंगा पश्चिम बंगाल में जहाँ से हुगली बन गई और बांग्लादेश में आके पद्मा बन गई, फिर ब्रह्मपुत्र आई और ब्रह्मपुत्र आगे बांग्लादेश में से इस जगह पर मिल गई जहाँ पे इसका नाम मेघना दे दिया गया। तो इस दोनों के बहाव क्षेत्र में एक डेल्टा बनता है। डेल्टा आप समझते हैं? डेल्टा अक्सर त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। जब नदियाँ बहती हुई आती है तो अपने साथ बहुत सारे में मलबे और साथ कंक्रीट पत्ती सब लेके आती है। तो जब इसकी धारा
जब भी नदियाँ देखिए जब संगम होती है वहाँ पे इसकी धारा मंद हो जाती है, या जब नदियाँ किसी समुद्र से मिलती है वहाँ पे इसकी धारा मंद हो जाती है। तो जब वहाँ पे इसकी धारा में इतना गति नहीं होता है ताकि इस सभी चीज़ को बहाकर समुद्र तक ले जाए, तो यहाँ पे जैसे इसकी गति कमज़ोर होती है वहाँ पे सब अवसाद के रूप में जम जाते हैं। फिर नदियाँ इस तरह से बहती हुई चली गई, इधर से बहती हुई चली गई और बीच में ये भाग अवसाद के रूप में जम गया। यही अवसादी भाग जो त्रिभुजाकार हो जाता है इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच बनता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। कौन सी डेल्टा कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ ज़्यादातर पाया जाता है, जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इस डेल्टा का नाम क्या पड़ गया? सुंदरी डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के दोनों के कारण या दोनों के लाए गए अवसादों से जमकर जो भूभाग बनता है डेल्टा, वहीं पे सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। तो इस तरह से हमने गंगा नदी तंत्र और उधर पहले पार्ट में सिंधु नदी तंत्र, दोनों नदी तंत्र को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, देखिए इन दोनों नदी तंत्र से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अगले भाग में हम लेके आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए आज के सेक्शन में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके पढ़ाई में उपयोगी साबित हो रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक दें।